सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा का अध्ययन किया था। मित्रों, यह नमक का दारोगा कहानी जो हमने पढ़ी थी कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड से पढ़ी थी। आज हम इस पाठ के इस कहानी के प्रश्नोत्तरों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो कि क्वेश्चन आंसर हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट जो हैं उनको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं अभ्यास प्रश्नों। कहानी का प्रश्न संख्या 1 मित्रों हमारे सामने है। कहानी का मुख्य पात्र कौन है और वो कौन सा पात्र है जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। प्रश्न है हमारा, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों प्रभावित करता है, ये यहाँ पर बताना है। तो मित्रों, तो कहानी का हमें कौन सा पात्र सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, वहाँ पे हम चलते हैं उत्तर में। इस कहानी का जो नायक है, जब हमने कहानी पढ़ी थी, जिसने कहानी नहीं पढ़ी हो तो हमारे पिछले वीडियो से उसको अध्ययन कर सकते हैं। जब आप कहानी का पूरा अध्ययन कर लेंगे तभी आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आएंगे। तो इस कहानी का जो मुख्य नायक है वो दारोगा बंसीधर है और वो अपनी ईमानदारी, धर्मनिष्ठा व कर्तव्य परायणता जैसे दुर्लभ गुणों के कारण हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो ये हो गया कि वो प्रभावित करता है हमें। कौन? दारोगा बंसीधर। वह एक ऐसे विभाग में कार्य करता है जहां आला अधिकारी, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, और वहां से लेकर के चपरासी तक हर कोई भ्रष्ट है और हर वक्त रिश्वतखोरी के चक्कर में रहते हैं, रिश्वत लेने के चक्कर में रहते हैं। अब पंडित जो आलोपी दीन था, जो वहाँ का बड़ा लैंडलॉर्ड था, जमींदार था, तो पंडित आलोपी दीन तो अपने धन से उसकी ईमानदारी को खरीदने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि नायक के जो पिताजी हैं, बंसीधर जी के जो पिताजी हैं, वो भी नायक बंसीधर को भ्रष्ट होने की ही सीख देते हैं, रिश्वत लेने की ही सीख देते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी नायक जो है, हीरो है, जो कहानी का, हमारी कहानी का हीरो है, नायक जो है वो है बंसीधर। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रिश्वत देने वाला रिश्वत देने को तैयार है और घर वाले भी तैयार हैं कि रिश्वत ले ले, लेकिन बंसीधर रिश्वत नहीं लेता। अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हैं, भले ही उसे इस चक्कर में अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ती है, उसकी नौकरी भी चली जाती है, मगर अंततः पंडित आलोपी दीन भी उसकी ईमानदारी के आगे नतमस्तक हो जाता है और उसे अपनी जायदाद का, अपनी जो संपत्ति है उसका मैनेजर नियुक्त करता है। तो इसी कारण मित्रों जो है, ये जो कहानी का जो नायक है बंसीधर, दारोगा बंसीधर, हमें प्रभावित करता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 हमारे सम्मुख है। प्रश्न संख्या 2 है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू पक्ष उभर कर हमारे सामने आते हैं। तो पंडित आलोपी दीन जो था वो वहाँ का जमींदार था और कैसा था, उसे धन का बड़ा घमंड था। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे कि पंडित आलोपी दीन को अपने धन का बहुत घमंड था और उसे यह भी विश्वास था कि वह किसी को भी अपने धन के बल पर खरीद सकता है। इसलिए उसने दारोगा बंसीधर को भी रिश्वत देने की कोशिश की। उसने सोचा कि ये भी रिश्वत लेके मान जाएगा, लेकिन दारोगा बंसीधर बड़ा ईमानदार था, वो नहीं माना और उसको गिरफ्तार कर लिया उसने। तो क्या हुआ कि गिरफ्तार होने के बाद जब उसे अदालत में लाया गया तो उसने वहाँ पर भी वकीलों, गवाहों को सब अपने पैसे से खरीद कर अपने आप को सभी आरोपों से मुक्त करवा दिया। सारे उसने गवाह, वकील सब खरीद लिए। तो ये पता चलता है कि वो आलोपी दीन जो है बहुत भ्रष्ट है, बेईमान है, चालाक है। तो जो उसके भ्रष्ट, बेईमान और चालाक होने का सबूत देते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व का एक उजाला पक्ष भी सामने आता है। उसके व्यक्तित्व का एक उजाला पक्ष भी है जो बेहद प्रशंसनीय है, तारीफ करने योग्य है। बंसीधर को दरोगा की नौकरी से निकलवाने के बाद
पंडित अलाउद्दीन को मन ही मन बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वह जानता था कि आज के समय में बंशीधर जैसे ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। वह उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित था और इसलिए उसने उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी परमानेंट मैनेजर नियुक्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 3 है कि ये जो कहानी है, इस कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। जैसे कि जो वृद्ध मुंशी है, वृद्ध मुंशी मतलब जो दारोगा जो थे बंशीधर जी, उनके पिताजी थे वृद्ध मुंशी। बूढ़े मुंशी जो थे वो कैसे आदमी थे उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कहानी है वहीं से कुछ अंश लिया गया है, उनके कही हुई बात को यहाँ पर लिया गया है। तो देखिए उन्होंने जो कहा था वो हम हमारे ये इन बॉक्स में यहाँ पर देख लीजिए। ये बात उन्होंने वृद्ध मुंशी जी ने कही थी। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान देना यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो, कुछ ऊपरी आय हो, रिश्वत से कुछ कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो ये बात वृद्ध मुंशी ने कही। तो इससे क्या पता चलता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए बंशीधर के जो पिताजी थे वृद्ध मुंशी, उनके इस कथन से पता चलता है कि समाज में भ्रष्टाचार बेईमानी की जड़ें कितनी गहरी थी। साथ में पिता अपने घर की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने और जवान होती हुई बेटियों की शादी की चिंता में बेटे को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मार्ग अपनाने को सीख देता है। वह अपने बेटे को ऐसी नौकरी करने की सलाह देते हैं जहां पद प्रतिष्ठा भले ही कम हो मगर ऊपरी आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए, अलग से एक्स्ट्रा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, रिश्वत से पैसा मिलते रहना चाहिए। दूसरा यहाँ पर एक वकील साहब आए थे जब अदालत में मामला गया, तो वकील ने कहा था, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। इससे क्या पता चलता है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इस कथन का जो आशय है, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये लाइन लिखी है, तो इस कथन से न्यायिक जो व्यवस्था है, न्याय की जो व्यवस्था है, उसमें फैले भ्रष्टाचार का पता चलता है। जब पंडित अलाउद्दीन ने वकीलों को बड़ी आसानी से अपने पैसे के बल पर जब खरीद लिया था और जो मुकदमा था वो अपने पक्ष में कर लिया था, सारा परिणाम ही बदल दिया था, तो उस समय वकील जो है उछल पड़े। तीसरी जो यहाँ पे है वो है शहर की भीड़। शहर की भीड़ भी कुछ कह रही थी, तो वो क्या कह रही थी उसको भी यहाँ पे जो है अंश जो कहानी में आया है वो अंश यहाँ पे है जो प्रेमचंद जी ने लिखा है और उसका अर्थ हम नीचे बताएंगे। भीड़ कह रही है, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला और कल्पित रोजाना पर्चे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन हिला रहे थे। बहुत अच्छा व्यंग्य क्या है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? पंक्तियों का अर्थ है, इस लाइनें से, जो लाइनें हैं इनसे पता चलता है कि समाज के हर वर्ग के लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त थे। दूध वाला चाहे वो दूध वाला हो, दूध में पानी मिला के बेचता है ना। ट्रेन में बिना टिकट के लोग यात्रा करते हैं बिना टिकट के। लेकिन ये सब लोग वो लोग थे जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती थी, लेकिन दूसरों का तमाशा देखने के लिए सबसे आगे रहते थे। पंडित अलाउद्दीन के गिरफ्तार होने पर शहर की भीड़ भाड़ की
टीका टिप्पणी करना समाज के संवेदनहीनता को दर्शाता है। देखिए, खुद तो गलत काम करते हैं लेकिन दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं, अपनी गलती नहीं देखते। यही यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि ये कि चाहे वो दूध बेचने वाला हो, पानी मिलाता है उसमें, रोजाना पर्चे भरने वाले अधिकारी, रेल में बिना टिकट के सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, साहूकार, सब कमी निकाल रहे थे पंडित आलोपी दीन की। जब जैसे कि वो सब के सब देवता हों, अपने आप बिल्कुल सच्चे बन रहे थे, लेकिन चोरी तो वो भी करते थे ना किसी न किसी रूप में। तो प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। अब कुछ पंक्तियां हैं उनको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। ये वृद्ध मुंशी ने कहा था, जो पिताजी थे बंसीधर जी के, उन्होंने ये पंक्तियां कही थी। इनको पढ़ लेते हैं। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, ये पिताजी ने कहा अपने बेटे से। अब इसको हमने पढ़ा, अब ये पहला ही क्वेश्चन आ गया कि यह किसकी उक्ति है, मतलब ये किसने कहा है। तो उत्तर हो जाएगा, यह दरोगा बंसीधर जी के पिताजी का कथन है, उन्होंने ये बात कही थी। दूसरा प्रश्न इसमें निकल के आता है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन आसमान में पूरा चांद दिखाई देता है और फिर दिन प्रतिदिन घटते 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 अमावस्या के दिन तक पूरी तरह से दिखाई देना बंद होता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो मासिक वेतन है, जो तनख्वाह मिलती है, वो भी ठीक उसी प्रकार से महीने के पहले दिन व्यक्ति को मासिक वेतन मिलता है, लेकिन धीरे धीरे घर व अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में सारा वेतन, सारी तनख्वाह खर्च होता चला जाता है और महीने के अंत तक यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे पूर्णमासी के चांद के समान बताया है। अगला प्रश्न निकल के आया इसी गद्यांश से, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? देखो, मैं तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप अपने बेटे को उल्टे काम करने की सलाह दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग सहमत हो सकते हैं। नहीं हूँ मैं सहमत, ठीक है। मैं दरोगा बंसीधर के पिता के इस कथन से पूरी तरह से असहमत हूँ, क्योंकि रिश्वत लेना और भ्रष्टाचार करना दोनों ही गलत हैं। अगर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को नियंत्रित करते हुए चले तो अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह जो भी कमाता है उसमें उसका आराम से गुजारा हो सकता है और मेहनत से कमाए हुए धन से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। बहुत अच्छा उत्तर। प्रश्न संख्या 5 जो है वो है कि नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए कि ये नमक का दारोगा, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम रखा है नमक का दारोगा, इसका और क्या नाम हो सकता है। तो नमक का दारोगा के दो अन्य शीर्षक दो और हो सकते हैं। देखो, पहला शीर्षक हो सकता है ईमानदार दरोगा और दूसरा हो सकता है ईमानदारी का फल। तो ये भी बहुत अच्छे नाम हैं इसके। नमक का दारोगा के अलावा ये नाम भी हम रख सकते थे इसके, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा वो उस समय चला और उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। तो हम यहाँ पे शीर्षक ये बता सकते हैं कि पहला शीर्षक ईमानदार दरोगा। यह कहानी पूरी तरह से बंसीधर की ईमानदारी पर टिकी हुई है, जो भ्रष्ट लोगों के बीच में रहकर भी अपने कर्तव्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाता है, इसलिए ईमानदार दरोगा इसका शीर्षक रखा जा सकता है। दूसरा शीर्षक इसका रखा जा सकता है ईमानदारी का फल, क्योंकि दारोगा बंसीधर की ईमानदारी के कारण ही अंत में पंडित आलोपीदीन उसे अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है, इसलिए ईमानदारी का फल भी इसको
नाम रखा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है, देखिए। कहानी के अंत में आलोपी दिन के वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? अगर आप कहानी लिखते तो इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो देखिए, पहले 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि कहानी के अंत में आलोपी दिन ने वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त करना किया, तो किसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा प्रश्न आता है कि आप इस कहानी का अंत करते तो कैसे करते? तो पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं पहले तो, कि पंडित आलोपी दिन खुद एक भ्रष्टाचार, बेईमान और चालाक व्यक्ति था। वह यह समझता था कि पैसे के बल पर किसी भी व्यक्ति को खरीदा जा सकता है या कोई भी काम करवाया जा सकता है। लेकिन जब उसने अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति दरोगा वंशीधर को देखा जिसकी ईमानदारी को वह अपने पैसे से नहीं खरीद पाया, तो वह बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। पंडित आलोपीदीन यह भी जानता था कि आज के समय में इस तरह के ईमानदार, कर्तव्यपरायण और धर्मनिष्ठ व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है और उसको अपने मैनेजर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की ही जरूरत थी जो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करे। इसलिए उसने उसे मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया। ये समझ लीजिए। तो हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर इसमें हो गया कि अगर मैं इस कहानी का अंत करता तो मैं भी इसी प्रकार से इसका अंत करता जिस प्रकार से ये मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। बहुत अच्छा अंत इसका किया है। अब कुछ प्रश्न मित्रों पुस्तक में दिए हैं कि पाठ के आसपास के प्रश्न, तो ये भी 1-2 प्रश्न हम देख लेते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। प्रश्न है कि दारोगा बंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ा। लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने को तैयार भी हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर को ऐसा करना उचित था या उचित था या नहीं था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? मतलब दरोगा बंशीधर ने गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार किया था क्योंकि वो गैर कानूनी कार्य करता था, भ्रष्ट था। लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन ने उनको बंशीधर को मैनेजर की नौकरी दी और बंशीधर ने उसको स्वीकार कर लिया नौकरी को। तो क्या ये उचित था? अब इसका उत्तर हम देखेंगे। दरोगा बंशीधर का पंडित आलोपीदीन को सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने को तैयार हो जाना उचित नहीं था, क्योंकि पंडित आलोपीदीन बहुत ही चालाक, बेईमान और भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वह जानता था कि दरोगा बंशीधर बहुत ही ईमानदार है और उसे अपने व्यवसाय को संभालने के लिए ऐसे ही किसी आदमी की जरूरत थी। इसलिए वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे मैनेजर के पद पर नियुक्त करता है। मगर दरोगा बंशीधर भी पंडित आलोपीदीन की असलियत जानते थे, इसलिए वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए इस नौकरी को ठुकरा सकते थे। मैं अगर उसकी जगह होता तो यह नौकरी स्वीकार कभी भी नहीं करता। देख लीजिए, मैं अगर उसकी जगह होता तो यह नौकरी मैं स्वीकार नहीं करता। ये मेरा मत है, बाकी आप अपना मत देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पाठ के आसपास में दूसरा जो प्रश्न निकल के आया है वो है कि नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़े बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? मतलब उस समय में नमक का दरोगा पद जो है वो बहुत ललचाते थे सब उसके लिए, क्योंकि वहाँ रिश्वत बहुत मिलती थी। अब तो वर्तमान समाज जो आज का समाज है, इसमें ऐसा कौन सा पद है
जिसे पाने के लिए, जिसकी नौकरी करने के लिए हर कोई तैयार रहता है, ललचाया रहता है। तो कुछ विभाग हैं जहाँ पर आज भी कुछ लोग रिश्वत खाते हैं, सभी के लोग, सबके सब नहीं, लेकिन कुछ लोग भ्रष्ट हैं। तो उन विभागों में जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी जो है सरकारी विभागों में ऊपरी आमदनी कमाने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन कुछ विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, PWD, बिजली व जल विभाग, आयकर विभाग, आयात निर्यात विभाग आदि में जाने को लोग ज़्यादा लालायित रहते हैं, ज़्यादा तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ ऊपरी आमदनी मिलने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए वो तैयार रहते हैं। अगला प्रश्न सामने आया हमारे, तीसरा प्रश्न, अपने अनुभव के आधार पर बताइए जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिएगा कि समाज के ऊंचे तबके के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोगों को देखकर लगता था कि वे बड़े पदों पर ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर मुझे भ्रम होता था कि वो जैसा बोलते हैं शायद वैसा करते भी हैं। परंतु एक बार मैंने अपने ऐसे ही करीबी मित्र को, जो समाज की भलाई तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना की बातें मैंने करते सुना, उसे ही इस भ्रष्टाचार में लिप्त देखा। इस अनुभव के बाद मेरा भ्रम टूट गया। कहने का अर्थ है कि आज हम देखते हैं बड़े बड़े नेता जिनको हम अपना आदर्श बना लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा नेता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि यही जो है भ्रष्ट है, बाद में पता चलता है। बातें तो जब सामने होते हैं या टीवी में हम देखते हैं, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं कि जैसे भ्रष्टाचार को जड़ से निकाल देंगे, लेकिन खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हुए जब पता चलता है तो फिर हमारा भ्रम टूट जाता है। तो इसी प्रकार से मेरा भ्रम भी टूट गया। और हम देखते हैं कि आजकल समाज में बड़े बड़े जो हम जैसे बाबा लोग, बहुत सारे बाबा लोग हैं जिनके जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन उपदेश देते हैं, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, चालाक होते हैं और बहुत सारे गलत कामों में लिप्त रहते हैं। तो उनको देखकर भी ये लगता है कि हम जो भ्रम पाल रखे हैं कि इस दुनिया में ये ईमानदार है, तो ये बिल्कुल ईमानदार नहीं है। जेकर जैसे पंडित अलाउद्दीन भ्रष्ट था, ऐसे आज भी बहुत सारे लोग भ्रष्ट हैं। तो मित्रों, आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। कुछ प्रश्न कभी कभी परीक्षा में और CBSE बोर्ड में तो ज़्यादातर इस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे और ऐसे प्रश्नों को लेकर मैं आऊँगा, आप उससे अध्ययन कीजिएगा। अभी के लिए यहीं पर धन्यवाद। आप इजाज़त दीजिए मुझे, आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ।